गाबा सर, जो आप बात कर रहे थे ना, हफ्ते के बीच में एक छुट्टी हो जाए तो मजा ही अलग है। बिल्कुल। जापान जो जाना जाता है बहुत हार्ड वर्किंग सिटीजन्स के लिए, उनके पॉलिसी मेकर्स खुद चाह रहे हैं कि अब 4 डे वर्क वीक शुरू करा जाए। असल में मंजूरी 2021 में दी थी, अभी तक सिर्फ 8% कंपनियां 4 दिन को फॉलो कर रही हैं। अब वो उसको तूल देना चाहते हैं प्रोसेस को। तो आप कहो तो अपन दोनों जापान चलेंगे, खर्चा आप उठाओगे। ऐसा तो माइग्रेशन के लिए मिलेंगे या घूमने जाएं? मेरा तो दोनों से काम हो जाता है। अच्छा, एक और न्यूज़ आई थी वैसे वीकेंड पे ऑस्ट्रेलिया से कि अब ऑस्ट्रेलिया तो में बात अच्छी। आपका बॉस आपको वर्क आवर्स के बाद फ़ोन नहीं कर सकता। मतलब आप कट कर सकते हैं उनका फ़ोन। लेकिन अच्छा चलिए, हाँ एक बात है, मुझे लगता है कभी कि जब वो अनुज जाते हैं ना आपके वीकेंड्स में या कहीं, तो आपको उनका शो करना पड़ता है शाम को। आपको ध्यान है? तो मैं तो कह रहा हूं, मैं आपको मिस करता हूं। मैं तो मौके नहीं छोड़ता आपके साथ आने के लिए। आप बोलते हो वीकेंड में आराम मिल रहा है। तो फिर एक नेक्स्ट इस वीक में एक सोशल मीडिया कर लेते हैं। अच्छा चलिए, अब खबरों वाले शौक की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या बोले गाबा सर? सब हंसे। क्या हुआ गाबा सर? क्या बोले फिर से? सोशल मीडिया कर लेते हैं इस हफ्ते एक। हाँ, एक ये मौका करा मिल जा गया। सकता है। आपस में बात करो, पब्लिक में क्यों बात करता है? फंस जाएंगे दोनों वीकेंड में। अच्छा, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत सारे न्यूज हैं जिसको कवर करना है। निमेश आपको इस समय आप फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, रेडी। दरअसल इनसे रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि वीकेंड पे एक इंटरेस्टिंग जीएसपीसी ग्रुप ने ऐलान करा, एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं हमने अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है क्या ये? कौन कौन सी लिस्टेड एंटिटीज इंपैक्ट होती हैं और स्ट्रीट कैसे लेगा, यानी कि बाजार इस डेवलपमेंट को कैसे लेगा जो स्टॉक्स जुड़े हुए हैं उस कॉर्पोरेट रीजिक में। निमेश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आने के लिए। समझाइए भैया, क्या कर गए ये लोग? मॉर्निंग आशीष। सो ओवर द वीकेंड जो अनाउंसमेंट आया है, गुजरात बेस्ड जितने भी गैस बेस्ड कंपनीज है उसमें एक होल्डिंग कंपनी को सिंप्लीफाई करने का एक अनाउंसमेंट किया है, प्लस वैल्यू अनलॉकिंग भी होगा जीएसपीएल में। सो अभी क्या अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट पहला ये है कि 3 जो बिजनेसेस है, 3 कंपनीज जो है, जीएसपीसी जो अनलिस्टेड है, जीएसपीएल जो लिस्टेड है और गुजरात गैस, जो तीन जो बिजनेस है उसमें 3 स्टेप में मर्जर होंगे। पहले जीएसपीएल को, जीएसपीसी को अगर आप देख लो तो जीएसपीसी को बोला है कि वो उसको मर्ज कर देंगे गुजरात गैस में। रेशो बताया है 10 शेयर मिलेंगे आपको गुजरात गैस के, अगर आपके पास 305 शेयर है जीएसपीसी के जो अनलिस्टेड है, तो एक वो है। सेकंड है जो जीएसपीएल जो लिस्टेड कंपनी है, उसको भी बोला है कि जीएसपीसी के अंदर मर्ज, गुजरात गैस के अंदर मर्ज कर देंगे। उसमें रेशो दिया है 10 शेयर आपको मिलेंगे गुजरात गैस के, अगर आपके पास 13 शेयर है जीएसपीएल के। और तीसरा जो है, ये जो मर्ज हो जाएगी तो तीनों बिजनेसेस, उसके बाद जो गैस ट्रेडिंग बिजनेस है उसको लोग डीमर्ज करके अलग कर देंगे और अलग से लिस्टिंग होगी उसकी। उसमें रेशो दिया है 1 शेयर आपको मिलेगा जीटीएल का, जो अलग से गैस ट्रेडिंग बिजनेस जो होगा उसका, अगर आपके पास 3 शेयर है गुजरात गैस के। तो ये 3 स्टेप में मर्जर और डीमर्जर का अनाउंसमेंट आया है। जीएसपीसी को मर्ज होगा गुजरात गैस में, जीएसपीएल मर्ज होगा गुजरात गैस में, और बाद में जो मर्ज एंटिटी में से जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको निकाल के अलग से लिस्ट कर देंगे, कॉल जीटीएल। अभी एनालिस्ट का व्यू क्या है जीएसपीएल का? अगर आप चार्ट देखो तो लास्ट 15 दिन में बहुत बड़ा मूव आया है जीएसपीएल स्टॉक में। अभी जो मर्जर अनाउंसमेंट आया, रेशो जो अनाउंस हुआ है और जो स्टॉक प्राइस मूव किया, अभी जो 442 का प्राइस है, यहाँ से बहुत एनालिस्ट को लगता है कि बहुत बड़ी अपसाइड नहीं है, और रेशो के हिसाब से देखा जाए तो 5% का और एक अपसाइड जीएसपीएल में मिल सकता है। तो आज शायद एक तुमको प्रॉफिट बुकिंग जीएसपीएल में दिख सकता है। फॉर गुजरात गैस जो अभी जो मेन बिजनेस बन जाएगा, तो मेन एक एंटिटी रह जाएगी, उसमें लोगों का व्यू है कि दिस कैन बी अ बिग ट्रिगर फॉर गुजरात गैस। एक्वेरियस लिखता है कि दे हैव अपग्रेड द स्टॉक टू ऐड नाउ एंड उनको लगता है कि वेल थॉट मर्जर है। सिमिलरली एंटिक ने भी टारगेट प्राइस बढ़ाया गुजरात गैस का टू 726, और उनको लगता है कि मर्जर विल बी ईपीएस एक्रेटिव फ्रॉम डे 1। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, क्रॉस होल्डिंग्स है, सब कुछ है, बट इन जनरल आप ऊपर से देखो तो इट्स 2 चीज़ की है इससे। एक तो तुम्हारा पूरा होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया। व्हेन आई मीन होल्डिंग स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई, अभी का होल्डिंग स्ट्रक्चर कैसे था, जीएसपी से जो अनलिस्टेड था वो ओन करता रहा जीएसपीएल में, और जीएसपीएल ओन करता रहा गुजरात गैस में। अब वो पूरा डिसमेंडल होकर एक कंपनी हो जाएगी और ट्रेडिंग बिजनेस को लोग अलग कर देंगे। इसका एक रेलेवेंस एक भी है जो गेल, आज हमने इतना डिस्कस नहीं किया, बट गेल को भी फोकस करना चाहिए, सिंपली बिकॉज कि गुजरात जो जैसे गुजरात गैस में हो रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस को अलग किया जा रहा है फॉर रेगुलेटरी रीजंस, लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि इवन गेल में ये होगा कि गेल का जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको उन लोग को शायद डिमर्ज करके अलग से लिस्ट करना पड़ेगा। तो गेल ऑल्सो कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक इन टुडेज मार्केट, बट
अगर आप ये 3 कंपनीज के बारे में देखें, गुजरात गैस, जीएसपीएल और जीएसपीसी तो अनलिस्टेड है। गुजरात गैस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट गुजरात गैस अगर ये ईपीएस सिक्योरिटी है और इसमें क्या है ना, बहुत सारा टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। जीएसपीसी का लॉसेज है कुछ 70 to 100 करोड़ का, वो उनको कैरी फॉरवर्ड करके ऑफसेट करने मिलेगा टिल 27। सो बहुत लोगों का, बहुत एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि गुजरात गैस विल गो अप। अगर गुजरात गैस भी ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स देन जीएसपीएल भी ऊपर जाएगा, बिकॉज देन उसका वैल्यू लॉकिंग हो रहा है इन जीएसपीएल। सो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, बट ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था इन केस ऑफ जीएसपीएल। से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है आज जीएसपीएल में पहले हाफ में हो सकता है। बिल्कुल, और ये निवेश ने आई थिंक मेंशन भी किया था पिछले हफ्ते, जो उनका सेगमेंट होता है डी स्ट्रीट चैटर, उसमें मेंशन किया था। तो ये 3 स्टॉक्स आज हमारे रेडार पर रहेंगे, जीएसपीएल, गुजरात गैस और गेल। निमेश बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरेश, कोई व्यू है क्या आपका खासतौर से गुजरात गैस पर? नहीं, जैसे निमेश ने कहा अनुज जी, गुजरात गैस के फेवर में जरूर जाएंगे डायनेमिक्स, एज दिस एंटायर प्रोसेस की प्रक्रिया आई थिंक सिंप्लीफाई हो जाएगी। और दूसरा, में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है रिन्यूएबल या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 6% to 15% ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जोग्राफिकल एरियाज बढ़ने के चांसेस हैं, और इसके वजह से आई थिंक वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ग्रोथ आ सकती है। दूसरा, आई थिंक जो इनके कॉम्पिटिंग फ्यूल्स रहते हैं, बिकॉज द प्राइसिंग एनवायरनमेंट इज फार मोर स्टेबल राइट नाउ, एक्सपेक्टेशन यही मान के चल रहे हैं कि ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स अलॉन्ग विद रिपोर्टेड एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा फॉर एससीएम, यहाँ पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है, और इजाफा भी एज वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग। और इसके वजह से आई थिंक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है कंपेयर टू अदर फ्यूल्स, वहां से भी आई थिंक थोड़ी एक अर्निंग्स में एक एक्रीशन या इंक्रीज आ सकता है एज फार एज ईपीएस इज कंसर्न्ड। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है आई थिंक पॉजिटिव्स हैं, टेलविंड्स हैं। तो बिल्कुल गुजरात गैस इज समथिंग दैट शुड बी टेकन अप। चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शंस आते हैं। ब्रोकरेजेस खासी डिवाइडेड है। कोई एंटी खरीदने की बात करता है 726 के लक्ष्य के साथ, वो कहता है कि ये वैल्यू एक्रेटिव होगा ये मर्जर। कोई इक्विरियस अपग्रेड कर रहा है ऐड की तरफ 667 के टारगेट्स, वो कह रहे हैं बहुत वेल थॉट ऑफ मर्जर एंड डीमर्जर का प्लान है और कंपनी को खासा फायदा होगा जब सेकंड लार्जेस्ट गैस ट्रेडिंग कंपनी बनेगी। आईएफएल कंफ्यूज्ड है, वो कह रहा है 600 के लक्ष्य है, मतलब मौजूदा भाव से ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका मानना है ये वैल्यू क्रिएशन के ज्यादा लीवर्स इसमें नजर नहीं आते, अपार्ट की इनपुट कॉस्ट सेविंग कुछ बहुत हो रही होगी। और फाइनली जेफरीज कह रहा है अंडर परफॉर्म 450 के टारगेट्स। वो कह रहे हैं मार्जिन प्रोफाइल तो इंप्रूव होगी, अर्निंग्स वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते वैल्यूएशन मल्टीपल जो स्ट्रीट देगा वो रिड्यूस होना शुरू होंगे। उनके हिसाब से फेयर प्राइस है 513 की, 15% का डाउनसाइड, पर वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 450 का। भाई साहब देखना होगा आज कैसे रिएक्ट करता है कोई जेएसपीएल जो लिस्टेड है और कोई गुजरात गैस जो लिस्टेड है। इस पे नहीं जाता, पहले रिएक्शन देखूंगा, उसके बाद टेक्निकल्स पे चर्चा होगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग था जो इनको करना पड़ा है अपने धंधे में डीमर्जर, वो शायद गेल को भी करना पड़ सकता है। ऐसे में गेल का चार्ट, मानस एक बार देखिएगा जरा गेल का चार्ट कैसा लग रहा है। देखिए, गेल में जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास 2 बार सपोर्ट लिया। जो लास्ट डे था, जो फ्राइडे का सेशन था, उसमें स्टॉक ने अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 232 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। जो पिछला हाई था 246 के आसपास, स्टॉक उसको टच कर सकता है। आगे बढ़ूंगा, बहुत सारी खबरें हैं जिस पे बातचीत करनी चाहिए। ऑटो सेल्स के नंबर्स कल आए, भर भर के आ गए, जिस पे आज रिएक्शंस होने हैं। कैसे हैं? अपफ्रंट तो कहूंगा मिले जुले, किसी के बेहतर किसी के खराब, ऐसी स्थिति है। मारुति सुजुकी के साथ शुरुआत कर रहा हूं। कुल बिक्री आई 1,81,000 यूनिट्स, 1.79 लाख यूनिट्स की एक्सपेक्टेशन थी। इन लाइन, स्लाइटली अहेड, और उसका कंपोजिशन उस पर चर्चा हो चुकी है, बेहतर है, तो मारुति रखिए रडार पे। टाटा मोटर्स बिक्री का आंकड़ा थोड़ा सा कमजोर है, 74,300 यूनिट्स आवास का अनुमान था, 71,600 यूनिट्स आया, 8% गिर गया, बिलो एस्टिमेट्स। मैं सिर्फ हेडलाइन नंबर्स, कुल बिक्री के आंकड़ों पे जा रहा हूं इस समय। हीरो मोटोकॉर्प अगस्त की सेल्स इन लाइन या कह लीजिए स्लाइटली अहेड, साल दर साल बिक्री 5% और मंथ ऑन मंथ 38% का जंप है। मैनेजमेंट की कमेंट्री इंटरेस्टिंग है, हम इंडस्ट्री से बेहतर ग्रो करेंगे।
फास्टर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूरल सेगमेंट में, 125 सीसी सेगमेंट में, और नए लॉन्चेस लेकर आएंगे स्कूटर्स में। इंकरेजिंग कमेंट्री इसीलिए रडार पे। टीवीएस मोटर्स फिर से आउट परफॉर्म कर गया है। एक्सपेक्टेशन था बढ़िया बिक्री का आंकड़ा आएगा, 11% का जंप, आया है 13% का उछाल कुल बिक्री के आंकड़ों में, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। आइशर मोटर्स, वॉल्वो आइशर के पहले नंबर्स आए थे वो तो फीके लग रहे थे, 1% का उछाल था, पर टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव में वो नंबर अच्छे थे। पर स्ट्रीट क्या देखती है ज्यादा? रॉयल इनफील्ड की सेल्स इन लाइन है आपकी स्क्रीन पे। वीएसटी टिलर्स, इसका स्टॉक फायर कर दीजिएगा, बिक्री साल दर साल 9-9.5% का जंप दिखा रही है। सारे आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूं, मारुति सुजुकी का आंकड़ा, सचिन नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं। चर्चा में आया था बिग स्टॉक्स में इंटरनल्स अच्छे हैं, जहां से रियलाइजेशन ड्राइव होता है वो पॉकेट्स बेहतर सेल करके दिखा रही हैं। मारुति कैसा खड़ा है चार्ट्स पे? अजय जी, एक अच्छे स्टेबल बेस पे लॉक रहा है। इनफैक्ट 12,400 के आसपास जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर फाउंडेशन इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए काफी अहम होगा। एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जन हुआ है, प्लस अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की इसने कंसेक्यूटिव क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। फ्लोर लगभग 12,400 के आसपास की ही है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 12,380 के आसपास प्लेस करना चाहिए। एंड डिक्लाइंस मिलते भी है तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 13,000 के आसपास का एक स्विंग्स बनना चाहिए। सतपुते साहब, बायोकॉन का चार्ट और डेटा रेडी रखिएगा। 2 रीजन से बायोकॉन फोकस में। एक तो इसकी विशाखापट्टनम फैसिलिटी में इसने ग्रीनफील्ड एपीआई क्षमता खड़ी करी थी। ग्रीनफील्ड मतलब नया अपना प्लांट खड़ा करा था। यूएसएफडी ने आके उसे इंस्पेक्ट करा, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई, क्लीन चिट मिल गई है। आसान शब्दों में उस नए प्लांट से यूएस में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, अच्छी खबर। दूसरा, बायोकॉन का आम जो है बायोकॉन फार्मा, उसको एक स्किन इंफेक्शंस के ट्रीटमेंट वाली दवा की हरी झंडी मंजूरी मिल गई, तो बायोकॉन के लिए ले दे के अच्छी खबरें हैं। सतपुते साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, मेरे हिसाब से एक बेहतरीन चार्ट है। कंसोलिडेशन था, और ये जो कंसोलिडेशन का जो दायरा है वो 350 ऑन द लोअर साइड एंड 365 ऑन अ हायर साइड। सो ये 15 पॉइंट में ये घूम रहा था। देखिए, आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 365 यानी इसका रेजिस्टेंस। मुझे लगता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, प्रोबेबली 380। मैं शॉर्ट कवरिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी के पहले दिन ओपन इंटरेस्ट घटा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ही तूल पकड़ेगी। तो आज 365 के ऊपर बायोकॉन बाय करे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, 375 380 का टारगेट। ओके, चलिए इसके साथ साथ कुछ और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे। जाइडस लाइफ, इसकी जरोड फैसिलिटी को यूएसएफडीए से वार्निंग लेटर मिला है इसकी इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। वो बेसिकली कह रहे हैं कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कुछ वायलेशंस हैं, पर अच्छी बात यह है डेटा इंटीग्रिटी वाला कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद अभी तो वार्निंग लेटर मिला है, लेकिन रडार पे रखिए। डॉक्टर रेड्डीज, कुछ नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने इंपोर्ट, सेल और यूज ऑफ एटोमिक्सटाइन हाइड्रोक्लोराइड बंद कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जिन जिन इनने भी एक ड्रग के लिए कुछ ऑर्डर विन करा था, उस स्टेटस को कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये कंपनी फरवरी 28, 2026 तक सेंट्रल ड्रग प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज में चाइना की पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ऐसा अपडेट आ रहा है। तो ये रडार पर रखेंगे, देखेंगे रिएक्शंस कैसे हैं। बहुत सारी सरकारी कंपनीज आज रडार पे, अलग अलग रीजन से। पहले दिखाऊंगा अब रेलटेल, एसजेवीएन और एनएचपीसी। ये तीनों इसीलिए रडार पे क्योंकि भारत सरकार ने इन तीनों को नवरत्न का दर्जा दे दिया है। अब जब स्टेटस अपग्रेड करते हैं तो बेसिकली क्योंकि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, इसीलिए। दूसरा, इससे फायदा क्या होगा, इन कंपनीज के बोर्ड्स और मैनेजमेंट के पास थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इंडिपेंडेंस आएगा अपने खुद के फैसले लेने का। अब ये 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल्स मंजूर कर सकते हैं। अच्छी खबर तीनों के लिए। एनबीसीसी की बोर्ड मीट होनी थी, बोनस इशुएंस पे आ गया है, 2 पे 1 का बोनस इशू। रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर की है। एनएमडीसी को लेकर अपडेट आया, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने 1620 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है वायलेशंस के चलते।
रडार पर रखिए स्टॉक को। मॉइल लगातार, आपको याद होगा बीच में मैंगनीज ओर की कीमतें बढ़ रही थी। इस बार का अपडेट है 20% तक कीमतें गिरा दी गई हैं, इसीलिए रडार पे। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, क्योंकि विंडफॉल टैक्स की जो फोर्टनाइटली समीक्षा थी, हमने महीना खत्म करा, अपडेट आ गया है, घटा के 1050 प्रति टन पे ले आए और रिड्यूस कर दिया। पर कच्चा तेल गिरा है, ये सेंटिमेंट निगेटिव है अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए। तो ऐसे में क्योंकि क्रूड करेक्ट हो गया $3 जहां हमने फ्राइडे को छोड़ा था, ओएमसी, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल रडार पे आ जाएंगे, आपके एविएशन पेंट्स वगैरह रडार पे आ जाएंगे। और राइट्स एक और सरकारी कंपनी है जो L1 लोएस्ट बिडर के तौर पे आई है एक प्रोजेक्ट के लिए। वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। मेरे ख्याल से $2.67 करोड़ का, $2.67 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। तो रखिए इसको भी रडार पे। क्विकली और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज आज की बता देता हूं। ये सिर्फ सरकारी वाली थी। वेदांता थर्ड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने जा रहा है। इंटरग्लोब एविएशन इसीलिए क्योंकि ओएमसीज ने एटीएफ के दाम 4.5% घटाए, प्लस क्रूड और करेक्ट हो रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव अलग से। फेडरल बैंक के शेयरहोल्डर्स ने नए एमडी सीईओ साहब के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। बजाज फाइनेंस, जो कि मेरे ख्याल से सचिन की टॉपिक थी, इसीलिए रडार पे है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ खुलने की डेट सामने आ गई, 9 सितंबर को खुलेगा। 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के आर्म को नोएडा में 131 एकड़ लैंड डेवलपमेंट के लिए करार कराए, को डेवलप करेंगे वहां पे लैंड। इमामी ने एक्विजिशन करा, इसीलिए अपडेट पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हाईएस्ट बिडर निकला है 2 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम में। 3,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल है। बहुत सारी न्यूज है। पहले एक काम करता हूं, कंचन के पास चलता हूं, आपको ब्रोकरेज का तड़का ऐड करवा देता हूं। मैंने कहा था बजाज फाइनेंस वगैरह सब रडार पे आएंगी, कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या क्या लेकर आई हैं, क्या क्या रडार पे ब्रोकरेजेस के खास? गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास है अल्ट्राटेक और साथ में बजाज फाइनेंस। दोनों ही शेयर में अगर हम देखें तो 15 से 20% का अपसाइड हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अल्ट्राटेक पे। सिटी की राय है खरीदारी की, लक्ष्य हमें 13,000 रुपये प्रति शेयर देखने को मिल सकता है। मॉनसून और साथ में चुनाव के चलते थोड़ा सा जो डाउनसाइड है वो देखा गया है, लेकिन आगे चल के ज़्यादा हाइक की हमें संभावनाएं देख सकते हैं, क्योंकि जो Q1 में नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं अपने एवरेज से कम आए हैं। साथ में इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन जो है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। खरीदारी की राय है इनक्रेड की और साथ में जो लक्ष्य है वो है 9,000 रुपए का। कंपनी की सुपीरियर ग्रोथ, कंजर्वेटिव अंडरराइटिंग और साथ में टॉप नॉच रिटर्न रेशियो के कारण इसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। रूरल मार्केट में दिए गए कर्ज को लेकर कहीं ना कहीं अब जो चिंताएं हैं वो कम होती हुई नजर आई है। साथ में उम्मीद से बेहतर सुधार की संभावना है, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। हाउसिंग आर्म के लिस्टिंग और कंफर्टेबल वैल्यूएशन के चलते कंपनी को हाई कन्विक्शन लिस्ट में जोड़ दिया गया है। ओके, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट्स रखिए अपने रडार पे। इंडियन ह्यूम पाइप्स को 859 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है। संदूर मैंगनीज को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली है इनकी, एक रामगढ़ मैंगनीज एंड आयरन ओर माइंस के लिए। और एक स्टॉक और गाबा सर ने यूएसएल पे दाव लगाने की बात करी थी। फ्राइडे को ग्लोबल स्पिरिट्स बहुत हरकत में था। ग्लोबल स्पिरिट्स में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने फ्राइडे को 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इस बीच M&M की बिक्री का आंकड़ा भी स्क्रीन पे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। 67,800 यूनिट्स के सामने 76,700 यूनिट्स। M&M भी भाई साहब रडार पे रखिएगा। और समय आ गया है मुनाफे की तैयारी अब समेटने का। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर पहला सौदा लेके लौटेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते वो बढ़िया से 14th CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स में जो पीयूष गोयल साहब ने शिरकत करी थी, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ। आज दिन के दौरान वो पूरा इंटरेक्शन भी दिखाएंगे, पर उसकी एक झलकी के साथ छोड़े जा रहा हूं। जब लौटेंगे तो पहला सौदा शुरू। गोपाल जी ने GST की बात की, ये मैं थोड़े समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था, ये उस समय की कहानी है। तब 2 पर्याय थे गोपाल जी, 12% GST विद इनपुट क्रेडिट और 5% GST विद नो क्रेडिट। ये सरकार का प्रस्ताव नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं। ये आप ही के इंडस्ट्री, क्रेडाई हो और क्या क्या संस्था है, नेरेडको हो, सब आपकी संस्थाओं ने सरकार पर बार बार ये इशू उठाया। 12%
उपभोक्ता, गरीब, छोटा खरीदार पे सरकार 12% जीएसटी लेती है। अब ये नहीं बताया कि उसमें से 7% तो आप इनपुट क्रेडिट ले ही लेते हैं। पता नहीं पास ऑन करते थे कि नहीं करते थे, मुझे नहीं मालूम, मैं आप पे टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये आपका प्रस्ताव था कि 5% करो, और मैंने जितने लोग आए थे, नॉर्थ ब्लॉक में आए थे, उन सबको उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ बिठाया था। मैंने कहा जो आप लोग फैसला करो। इंडस्ट्री को 100% छूट दी थी, और ये रिकॉर्ड पे सीएनबीसी जरा जनता को बता दे, क्योंकि ये बार बार ये विषय हमारे ऊपर इंडस्ट्री रेज करती है जो फेयर नहीं है। पीएलआई स्कीम पीयूष जी बहुत बड़ी सक्सेस रही है इस देश में। पीएम मोदी का विजन रहा है, आपका भी काफी इसमें सपोर्ट रहा है, और आप को हैरानी हुई इस पीएलआई स्कीम की सक्सेस से, या फिर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? और आगे और कौन कौन से सेक्टर्स में हम पीएलआई? नहीं, बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, आत्मविश्वास पक्का था। नीति आयोग का बड़ा योगदान था, हमारी एक स्केल कमेटी थी, पवन गोयनका उसको हेड करते थे। स्केल कमेटी ने सेक्टोरली चेक किया था कि किस किस सेक्टर में कॉस्ट डिसेबिलिटीज को अगर हमने ब्रिज किया तो ग्लोबल कैपेसिटीज हम भारत में बना सकेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेवरेज करके भारत की रिक्वायरमेंट्स और विश्व की रिक्वायरमेंट्स दोनों मीट कर पाएंगे। और उसके बाद नीति आयोग ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया, और पीएलआई स्कीम्स के तहत 1,97,000 करोड़ अलग अलग सेक्टर्स जो हमने ग्लोबल चैंपियंस बनाने थे, वो सेक्टर्स को पीएलआई दिया। फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कोविड की लर्निंग्स थी कि सेमीकंडक्टर में तकलीफ आ सकती है, तो 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, और इस सबका अद्भुत लाभ हुआ है भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बल देने में।